हेलो फ्रेंड्स। वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये है विज्ञान की 5वीं क्लास। ठीक है, 5th क्लास है। इसमें हम लोग जीवों में अनुकूलन, सातवां सातवां जो लेसन है और 8वां जो लेसन है उसका नाम है जंतु की संरचना व कार्य। इन दोनों चैप्टर्स को आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग सिलेबस की तरफ देख लेते हैं कि सिलेबस में ये कहाँ पर है। अब देखिए, ये देखिए यहाँ पे लिखा है जीवों में अनुकूलन। ठीक है, तो एक चैप्टर हमारा है जीवों में अनुकूलन और दूसरा है जंतु की संरचना व कार्य। ठीक है, इन्हीं दोनों चैप्टर्स को हम लोग आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए अब आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इन दोनों चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे लिखा है वह स्थान जहाँ किसी जीवधारी को पर्याप्त भोजन, सुरक्षा, प्रजनन तथा सभी अनुकूल दशाएं उपलब्ध होती हैं, उसे उसका वास स्थान कहते हैं। वातावरण में सजीवों का वास स्थान जल, स्थल, वायु तथा मरुस्थल होता है। ठीक है, जल में रहने वाले जीवों को जलीय जीव कहते हैं, जैसे मछली, सिंघाड़ा, जलकुंभी, कमल आदि। स्थल में पाए जाने वाले जीवों को स्थलीय जीव कहते हैं, जैसे गाय, बकरी, बैल, कुत्ता, ठीक, नीम, आम, अमरूद, महुआ आदि। ठीक है, तो ये सारे तो नॉर्मली आपको पता ही होंगे। नेक्स्ट है रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीवों को मरुस्थलीय जीव कहते हैं। ऊंट मरुस्थली में पाया जाने वाला जंतु तथा बबूल व नागफनी मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो ये तो नॉर्मल चीजें हैं, इनको हम लोग सिर्फ देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जीवों में अनुकूलन एवं रूपांतरण। तो अनुकूलन यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर लिखा है मछली जल में घुली ऑक्सीजन को गिल क्लोमो द्वारा ग्रहण करती है। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि मछली जो है वो ऑक्सीजन को पानी के अंदर रह के कैसे ग्रहण करती है, तो वो गिल या इनको क्लोम कहते हैं। ठीक है, उनके द्वारा करती है। जल से बाहर निकलने पर वह सांस नहीं ले पाती है और मर जाती है। तो पानी के अंदर वह गिल और क्लोमो को द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करती है, इसलिए वो जिंदा रहती है। आगे देखिए, आकृति, आकार, रंग, रूप, संरचना तथा आवाज संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। ठीक, जलीय अनुकूलन क्या होता है? आपने देखा होगा कि धान रोपते समय तथा अधिक देर तक कपड़ा धोते समय हमारे हाथ तथा पैर की त्वचा चमड़ी सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो हमारे हाथ तथा पैर की त्वचा इसलिए सिकुड़ जाती है क्योंकि हमारा शरीर पानी में रहने के लिए अनुकूलित नहीं होता है, परंतु जलीय जीवधारियों का शरीर पानी में रहने के लिए अनुकूलित होता है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि हमारा जो शरीर मतलब मतलब कोई चीज पानी में ज्यादातर अपना शरीर रखने पर वो क्यों सिकुड़ जाते हैं उसकी चमड़ी, तो उसका रीजन है कि अनुकूलन नहीं है उसके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जलीय जंतु मछली के शरीर पर जलरोधी शल्क पाए जाते हैं। इसमें श्वसन के लिए विशेष रचनाएं जैसे क्लोम, गिल होते हैं। तैरने के लिए इनका शरीर धारा रेखी तथा चपटे पख वाला होता है। गर्दन का अभाव होता है तथा आंखों पर निवेशक पटल होती हैं। ठीक है, इसका जो सेकंड चैप्टर है अभी जो आगे आएगा उसमें चीजें ज्यादा अच्छी हैं। मेढक के पश्चपाद के पाद जाल जल में तैरने तथा लंबी मांसपेशियां भूमि पर कूदने में सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त यह जल में त्वचा द्वारा तथा स्थल पर फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। ठीक है, जो ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली है कि जो मेढक है वो फेफड़े तथा त्वचा दोनों द्वारा सांस लेता है। जब ये पानी में होता है तो ये त्वचा द्वारा सांस लेता है, और जब बाहर होता है पानी के बाहर स्थल में होता है तब फेफड़ों द्वारा लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है मरुस्थलीय पादपों में अनुकूलन हेतु निम्नलिखित विशेषताएं होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तना मांसल चपटा एवं स्पंजी हो जाता है, जो भोजन बनाने के साथ साथ संचित जल संचित करने का भी कार्य करता है, जैसे नागफनी। ठीक है, ये इसमें कोई खास चीजें नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। जो जिस तरीके से क्वेश्चन जिसमें बने उसी के लिए यहाँ पर बस देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए सूक्ष्म जंतु किसे कहते हैं? तो सूक्ष्म जंतु जो होते हैं वो हैं जीवाणु, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, क्लाइमे क्लेमाई, डोमोनास। ठीक है, ये जीव एक कोशिकीय होते हैं। तो एक कोशिकीय जीव कौन कौन से होते हैं? ये नाम आपके लिखे हैं, जीवाणु, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, और एक और बात है, आप लोग कह रहे थे कि सर इसके क्वेश्चंस भी करा दीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने 5 तारीख तक का टारगेट इसीलिए रखा है कि ये जल्दी से जल्दी आपके 6 to 8 आपकी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसमें जो अभी अर्थ की बुक होगी वो देखना काफी अच्छी होगी। उसमें मैटर आपको लगेगा कि हाँ ये 7th और अर्थ में खास कर कि काफी अच्छा इसमें मैटर है। ठीक है, 7th क्लास अर्थ क्लास में। ठीक, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ 5 मार्च, इसीलिए मैंने टारगेट रखा है कि 5 मार्च तक इसको कंप्लीट कर दूंगा। जिसके बाद मैं कोशिश करूंगा अगले 5 दिन मतलब 6 से 10 5 दिन में आपको कम से कम 1000 क्वेश्चन साइंस के करवा दूं, 100 करके डेली। ठीक है, 1 लाइनर क्वेश्चन। ठीक, जिससे आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र से संबंधित जो हमारी चीज है यहाँ पर है वो है काम की चीज है, उसी को देखेंगे। हमारे भोजन में प्रोटीन, वसा, मंड, विटामिन, लवण होते हैं, और इनमें से प्रोटीन, मंड तथा वसा पानी में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पानी में घुलनशील कौन सी ऐसे खनिज पदार्थ हैं जो पोषक तत्व हैं जो पानी में घुलते नहीं है? तो प्रोटीन, मंड और वसा ये पानी में नहीं घुलते हैं। ठीक,
अब यहाँ पे लिखा है तथा घुलनशील अवस्था में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। ठीक है, मनुष्य में यह क्रिया, तो पाचन जो अंग है वो आपके कौन कौन से हैं? मुहुआ है, भोजन है, भोजन नली या ग्रास नली है, आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, मलाशय एवं गुदा है। ठीक है, इससे संबंधित दो पाचन ग्रंथियां भी होती है। पाचन ग्रंथियां कौन कौन सी होती है? एक होती है यकृत, ये क्या करती है? यह मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह चॉकलेट या गहरे भूरे रंग की होती है। ये पित्त किसका निर्माण करती है? आगे यहाँ पर शायद ये भूरे रंग की होती है, ये पता नहीं क्या आगे था। ठीक है, अग्नाशय, अग्नाशय हल्के गुलाबी रंग की ग्रंथि है या अग्नाशी रस का स्राव करती है। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके ऊपर मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके रखा है। आगे देखिए, श्वसन, ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर खींचना और कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त वायु को बाहर निकालना श्वसन है। ठीक है, ये यहाँ पर था। और जंतुओं में श्वसन क्रिया विभिन्न अंगों द्वारा होती है। जैसे मछलियों में श्वसन क्रिया क्लोम गिल के द्वारा होती है, कीट पतंगों, तिलचट्टा, मक्खी, तितली आदि में वायु नलिकाओं द्वारा, पक्षियों में फेफड़ों से संबंधित वायुकोषों द्वारा तथा स्तनधारियों जैसे मनुष्य में फेफड़ों द्वारा श्वसन होता है। नासिका, नासामार्ग, ग्रसनी, कंठ, ग्रासनली, श्वसनलिकाएं तथा फेफड़ों को सम्मिलित रूप से श्वसन तंत्र कहा जाता है। तो श्वसन तंत्र में इतनी चीजें आती है: नासिका, नासामार्ग, ग्रसनी, कंठ, श्वासनली, श्वासनलिकाएं तथा फेफड़े। ठीक, अब हृदय के बारे में जितना इस चैप्टर में दिया, आगे भी जो सिक्स सेवन्थ ईयर की जो बुक्स होंगे उसमें भी इससे संबंधित होगा और काफी चीजें उसमें मिल जाएंगी। मनुष्य का हृदय लाल रंग का होता है। ठीक है, मुट्ठी के आकार का होता है। ये तो सारी छोटी चीजें। दो कक्ष होते हैं, आलिंद तथा निलय। ठीक, एक निलय। ठीक है, ये हो गया। कुछ और जाने। एक वयस्क स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में धड़कन, हृदय की धड़कन 100 बार प्रति मिनट होती है। आयु के बढ़ने के साथ साथ हृदय की धड़कन धीमी होती है। हृदय की धड़कन तापमान, क्रोध, डर एवं मानसिक शिक्षा से बढ़ जाती है, मानसिक चिंता से। वृक्क मतलब किडनी, इसके बारे में देखिए। ये आपका क्या है? उत्सर्जी अंग है। ठीक है, जो अपने जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकाल देता है, फालतू के बेकार अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। ठीक है, वृक्क क्या करता है? रक्त छानता है, जिससे रक्त में यूरिया निकालकर मूत्रवाहिनी व मूत्राशय की सहायता से मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। मनुष्य में वृक्क, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय और मूत्रमार्ग उत्सर्जी अंग है। इन अंगों से मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण होता है, इन सारी चीजों से मिलकर। अब देखिए, जनन अंग। ठीक है, जनन अंग है। इसमें प्रत्येक जीवधारी में अपने संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। यहाँ से मेन चीज देखते हैं। कुछ जंतु में नर एवं मादा जनन अंग पाए जाते हैं। इन्हें एक लिंगी जंतु कहते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य आदि। इनमें मतलब अलग अलग नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं इनके जनन अंग। ठीक है, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य आदि। मनुष्य में मुख्य नर जनन अंग वृषण और मादा जनन अंग अंडाशय होते हैं। कुछ ऐसे भी जंतु हैं जिसमें नर एवं मादा जननांग एक ही जंतु में होते हैं, उन्हें द्विलिंगी जंतु कहते हैं। जैसे केचुआ, उसी के अंदर दोनों लिंग होते हैं। ठीक है, दोनों जननांग होते हैं, नर और मादा। अमीबा जैसे एक कोशिकीय जंतुओं में अलग से प्रजनन अंग नहीं होता है। ठीक, एक कोशिकीय जितने भी है। अब देखिए, मस्तिष्क एवं नाड़ियां। ठीक है, इसमें क्या है? शरीर में घटित होने वाली समस्त क्रियाओं में नियमन और नियंत्रण के लिए तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र में 3 मुख्य भाग होते हैं: मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु और तंत्रिकाएं। ठीक, यहाँ पे लिखा है तंत्रिका कोशिकाओं की लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी हो सकती है, तो 1 मीटर तक। ठीक, अब नीचे देखिए, यहाँ पर हाइड्रा, स्कैरिस, केचुआ आदि जंतुओं में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। ठीक है, तो इन जंतुओं में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। आगे देखते हैं, ज्ञानेंद्रियां। ठीक है, सर्दी में हमें ठंड लगती है तथा गर्मी में हमें गर्मी लगती है। हम स्वाद एवं गंध को पहचानते हैं। हम रंगों में भी विभेद कर सकते हैं। इनका सबका शरीर ज्ञान के किस भाग से होता है? इन परिवर्तनों का अनुभव विशेष अंगों द्वारा होता है। इन्हें संवेदी अंग या ज्ञानेंद्रिया कहते हैं। हमारे शरीर में कान, आंख, नाक, जीभ तथा त्वचा 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ठीक है, कान, आंख, नाक, जीभ तथा त्वचा। फिर है कान, ये श्रवणेंद्रिय मतलब जहां से सुनते हैं हम लोग। मनुष्य के कान के मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला होता है बाह्य कर्ण, कार्टिलेज उपास्थि का बना लचीला रोमयुक्त होता है। ठीक है, इसे छूकर महसूस किया जा सकता है बाह्य कर्ण को। फिर है मध्य कर्ण। मध्य कर्ण में क्या होता है? कर्ण गुहा में स्थित कर्णपटह झिल्ली तथा 3 छोटी छोटी अस्थियां होती हैं। फिर आंतरिक कर्ण में अर्ध पारदर्शक झिल्ली की बनी एक कला गहन के रूप में होती है। बस यही है कर्ण के बारे में, ज्यादा कुछ खास नहीं है। अब देखिए, मनुष्य की आंख में देखिए, यहाँ पर देखिए, मनुष्य की आंख है कपाल खोपड़ी के नेत्र कोटरों में स्थित होती है। नेत्र कोटरों में आंखें सुरक्षित रहती है। बाहर से आंखों का केवल 1/5 भाग ही दिखाई देता है। इनकी सुरक्षा में पलके तथा बरौनियां सहायक होती हैं, जो पलके होती है। ठीक है, उनके लिए यहाँ लिखा हाइड्रा तथा केचुआ आदि में आंखें नहीं होती हैं। तो किन में आंखें नहीं होती, ये अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा। ठीक, केचुआ तथा
हाइड्रा में आंखें नहीं होती हैं। फिर कीटों की आंखें अन्य जंतुओं से भिन्न होती हैं, इन्हें संयुक्त नेत्र कहते हैं। आंख भी हो गया यहाँ पर। अब अच्छी एक कंकाल देख लीजिए। कंकाल में देखिए, जो कंकाल होता है उसमें खोपड़ी होती है। खोपड़ी गर्दन के ऊपरी भाग पर टिकी रहती है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल 28 अस्थियां होती है। ये क्वेश्चन इस टाइप के, इसको आप लोग कॉपी पेन लेके लिख लीजिए कि मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसमें कितनी टोटल अस्थियां होती हैं, 28 होती हैं। खोपड़ी की हड्डियों के दो भाग होते हैं, पहला कपाल, दूसरा चेहरे की हड्डियां। ठीक, चेहरे में नाक, कान, आंख तथा जबड़े की हड्डी आती है। इनमें 20 हड्डियां होती हैं जो संवेदी अंगों की सुरक्षा करती है। कपाल 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है। ठीक, तो जो एक होता है कपाल और एक चेहरे की हड्डियां। टोटल मनुष्य की खोपड़ी में 28 हड्डियां होती हैं। उसमें 20 ये होती हैं आंख, कान, नाक, जबड़े की हड्डियां, और 8 होती है कपाल की। इनको आप लोग लिख लीजिए, ये हड्डियां पूछी जा सकती हैं, बहुत चांस है इसका। कशेरुक दंड मतलब रीढ़ की हड्डियां। ठीक है, अनुभव की गई रचना मेरुदंड है। वयस्क की मेरुदंड में 26 हड्डियां होती हैं। जो वयस्क हो जाता है, मतलब जिसकी एज हो जाती है, मतलब भर की, उसकी हो जाती है। और शिशुओं में 33 हड्डियां होती हैं रीढ़ की हड्डी में। ठीक है, हड्डियां जरूर ये लिख लीजिए। उरोस्थि तथा पसलियां, छाती की हड्डियां। छाती की हड्डियों के लिए यहाँ पे लिखा है, अपने वक्ष को हल्का सा दबाकर अनुभव करिए तो आपको महसूस होता है मनुष्य के वक्ष में 12 जोड़ी लंबी और घुमावदार अस्थियां मिलकर पसली पिंजर बनाती हैं। ये पसलियां वक्ष के पीछे रीढ़ की हड्डी की ओर से और आगे की ओर उरोस्थि से जुड़ती हैं। ठीक है, तो 12 जोड़ी होती है उसके वक्ष में। ठीक है, अब ये देखिए दूसरा जो हमारा चैप्टर था वो भी कंप्लीट हो गया। ये दोनों चैप्टर हमारे इसमें कंप्लीट हो गए। ठीक है, क्योंकि बीच में यहाँ पर देखिए, अभी बता रहा हूँ मैंने वहां पर थोड़ा सा वो कर दिया था। आठवां जो था जंतु की संरचना, वो हमारा विभिन्न आकार के जंतुओं से ही स्टार्ट हो गया था। विभिन्न प्रकार के जंतु जो है। ठीक है, तो हम लोगों का जो सेकंड चैप्टर था, मतलब आठवां चैप्टर था, वो यहीं से स्टार्ट हो गया था, विभिन्न आकार के जंतु। ठीक है, यहीं से हमारा स्टार्ट हो गया था। लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्रॉप कर दिया था, इसीलिए यहाँ पर जो लेसन का नाम है वो नहीं आ पाया। धोखा से मुझसे ये हो गलती हो गई। ठीक है, और सातवां लेसन तो हम लोग यहाँ पे देख ही चुके, जीवों में अनुकूलन। तो इन दोनों को हम लोग आज की वीडियो में पढ़ लिया है। अब जो नेक्स्ट हम लोगों की वो होगी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें अभी देख के मैं बता रहा हूँ, मेरे पास सामने एक किताब रखी है। इसमें भोजन और स्वास्थ्य है, और उसके अलावा स्वास्थ्य से संबंधित जो विभिन्न रोग हैं, इनसे संबंधित अगली वीडियो होगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, और उसके बाद हमारी बायोलॉजी कंप्लीट, 6 क्लास की बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग फिजिक्स पे आएंगे। फिजिक्स में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में जैसा भी आपको लगा हो पहले वो बताइएगा। ठीक है, कोई कमी लगी हो वो बताइएगा। और जो आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि बार बार कि सर इसके प्रश्नों को करवाया जाए, इसके क्वेश्चंस को करवाया जाए, तो मैं पूरी, इसीलिए मैंने 5 तारीख तक का इसके लिए और मतलब आपका वो टारगेट रखा है कि 5 तारीख तक इसको कंप्लीट करना है। 6, 7th, 8th की जो एससीईआरटी की बुक्स हैं, मैंने इसीलिए रखा है कि फिर 5, 6 से 10 तारीख तक आपको डेली 100 क्वेश्चन करके मैं एक लगभग 500 क्वेश्चन, हो सकता है तो 200 क्वेश्चन कर दूं कि दोनों टाइम 100 क्वेश्चन की 2 वीडियो कर दूं। तो आपको 500 से 1000 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट जो होंगे उनको करवा दिया जाएगा। ठीक है, वो सिर्फ इन्हीं किताबों से नहीं होंगे, इनके अलावा भी जहां से भी मुझे मिलेंगे मैं सब कहीं से ढूंढ के उनको सेलेक्ट करके बनाऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।